सभी साथियों का एक और इंफॉर्मेटिव सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्टार्ट करेंगे आज का एक और नया चैप्टर, नया टॉपिक जो आपके वित्तीय विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण तकनीक भी है। और कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न नहीं आए ऐसा कभी नहीं हो सकता। बात कर रहे हैं अपन रेशियो एनालिसिस की, अनुपात विश्लेषण की। अपन बात कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से एक फर्म है वो रेशियो का निर्माण करती है, किस तरीके से एक संस्था है वो अनुपात की गणना करती है, किन किन के मध्य अनुपातों का संबंध होता है, कैसे हमें अनुपात की गणना करनी होती है। उन तमाम जो आपके टॉपिक है, जो बातें हैं, उन पे आज के इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं वो एक बार आज के सेशन को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि आज की जो क्लास है वो अपन स्टार्ट करें, क्योंकि समय हो चुका है। काफ़ी समय से आप इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कब अपने टाइम हो और अपन क्लास ज्वाइन करें। तो बड़ी ही खुशी की बात है कि आप सारे साथी फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं, बढ़िया तरीके से जुटे हुए हैं। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि 2025 आपके लिए वो सपनों का वर्ष हो जिसमें आपको सरकारी जॉब है वो मिले, और उसमें हम भी आपका लगातार सहयोग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि आपको भी घर बैठे वो सारा मटेरियल मिले जो आपके पाठ्यक्रम में दे रखा है और उसका बेनिफिट भी आपको हो। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन को अपन बात करेंगे अनुपात विश्लेषण की। सेशन में स्टार्ट करूं उससे पहले सेशन को जरूर शेयर कर देना। ये बात रोज की कहने की आवश्यकता नहीं होती है ना, रोजाना आपको इस चीज के लिए बताना नहीं पड़ता है। फटाफट, क्योंकि शेयर का, सब्सक्राइब का, लाइक का किसी प्रकार का आपसे पैसा नहीं लिया जाता, सारी चीजें वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो एक बार ये काम जरूर कर दें ताकि अपन सेशन स्टार्ट करें। देखो, बात करेंगे अनुपात विश्लेषण की, रेशियो एनालिसिस। बहुत ही शानदार और जानदार ये टॉपिक है, और टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन है वो बनता है। और यूं कहे कि अकाउंटेंसी के जितने भी जो फाइनल अकाउंट बनते हैं ना, उन सब का प्रयोग है वो यहाँ किया जाता है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं एक बात भी गारंटी से कह सकता हूं कि इनके बारे में किसी कोचिंग संस्था वाले हैं वो आपको नहीं बताएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक पेज में, 2 पेज में आपको प्रिंट निकाल के दे देंगे और कह देंगे भाई खुद पढ़ लेना। लेकिन इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं 1 या 2, या उनका संबंध पूछा जाता है आपसे। अगर थ्योरेटिकल में आएगा तो वो संबंध पूछेगा, और संबंध का जो आप उत्तर है जब आपने डिटेल में पढ़ा है तभी आप दे पाओगे, नहीं उसका आंसर भी आप नहीं दे सकते। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। देखो, अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस। ठीक है, रेशियो एनालिसिस। अब देखो इसमें क्या होता है, अनुपात का अर्थ है ना, मीनिंग ऑफ रेशियो। मीनिंग ऑफ रेशियो यानी अपन जिस टॉपिक को अपन पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में उस रेशियो का अर्थ क्या, अपन चर्चा कर चुके हैं कि भाई रेशियो होता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट अर्थ क्या वो अपन जानेंगे, क्योंकि अर्थ जानेंगे तभी उस चीज को अपन समझ पाएंगे। देखो, 2 संख्याओं के पारस्परिक संबंध को गणितात्मक रूप में प्रकट करना अनुपात कहलाता है। अब देखो यहां से एक प्रश्न बन गया है ना कि निम्न में से कौन सा अनुपात विश्लेषण है जो गणितात्मक आंकड़ों को प्रकट करता है, तो वो आपका है रेशियो एनालिसिस। या ये पूछ ले कि वित्तीय विश्लेषण की ऐसी कौन सी तकनीक है जो आंकड़ों को गणितात्मक रूप से प्रकट करती है, तो वो है आपका अनुपात विश्लेषण। तो चीज बन रही है, प्रश्न बन रहे हैं, तो इसलिए अपने को ये चीज ध्यान में रखनी होगी। तो 2 संख्याओं के पारस्परिक संबंध को गणितात्मक रूप में प्रकट करना है वो अनुपात कहलाता है। अब इसके लिए हंट है, विलियम है, डोनाल्डसन है, इन्होंने एक परिभाषा दी है, क्योंकि जब किसी लेखक ने कोई परिभाषा दी है तो वो परिभाषा विशेष होती है। आपने मनोविज्ञान में देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो परिभाषाएं लिखते हैं, देते हैं, और उनमें से प्रश्न वो पूछा भी जाता है। यहाँ पर भी यही कंडीशन है कि अगर परिभाषा किसी की दे रखी है और ये नहीं कह सकते कि कोई पूछेगा नहीं, यहीं से कोई प्रश्न उठा के आपसे पूछ सकता है। तो हंट, विलियम और डोनाल्डसन के अनुसार
कि अनुपात वित्तीय विवरणों से प्राप्त संख्याओं के संबंध को अंकगणितीय रूप में प्रदर्शित करने का साधन है। क्या करता है कि अनुपात वित्तीय विवरणों से प्राप्त संख्याओं के संबंध को अंकगणित के रूप में प्रकट करता है। यह अपने को ध्यान में रखना, गणितात्मक हो गया और अंकगणित के रूप में प्रकट करने का साधन है। यह किसने कहा है? हंट, विलियम और डोनाल्डसन ने। तो यह परिभाषा पूछ सकता है कि भाई आपका अनुपात है उसको अंकगणितीय रूप में प्रदर्शन करने का साधन किसने कहा है? तो हंट, विलियम और डोनाल्डसन ने कहा है। तो पूछी जा सकती है परिभाषा। एक दूसरी और परिभाषा है R.N. एंथोनी के अनुसार, है ना। ये क्या कह रहा है कि भाई अनुपात साधारणतया एक संख्या को दूसरी संख्या के संदर्भ में प्रकट करना है। यह एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देकर ज्ञात किया जाता है, यानी एक संख्या से दूसरी संख्या के संदर्भ में यह ज्ञात किया जाता है और एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग देकर आपको रेशियो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। ये बात कही है R.N. एंथोनी ने, है ना। तो दोनों राइटर की है, साधन बताया इन्होंने और एक दूसरे का संदर्भ प्रकट करना या भाग देकर एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग देकर है वो R.N. एंथोनी ने कहा। ठीक है, अब तो डाउट नहीं होगा किसी प्रकार का, है ना। ये होता है आपका अनुपात विश्लेषण, जो जितने भी आपके पास डेटा है उनको गणितीय रूप में वो प्रकट करता है, गणितात्मक रूप से वो उन आंकड़ों को प्रकट करता है। ठीक है, ओके है सारी बात। अब आप मेरे हिसाब से ये चीजें समझ गए होंगे। अब आपको ये चीज बताने की मेरे हिसाब से अब आवश्यकता नहीं होगी कि भाई अनुपात का क्या अर्थ होता है। दोनों परिभाषाएं आपके सामने है, चाहो तो आप इनके हैंड्स नोट भी तैयार कर सकते हो, फिर आपको बार बार क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने जो नोट्स तैयार कर लिए उनको आप आसानी से पढ़ सकते हो और परीक्षा में जाने से पहले उनको आप रीडिंग भी लगा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, समझ गए मेरी बात। दोनों चीज क्लियर होने के बाद अब अपन आगे बढ़ेंगे। आगे देखो कि अनुपातों की अभिव्यक्ति, है ना, एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो, अनुपातों को किस रूप में प्रकट किया जाता है। कौन से अनुपात है जिनको प्रकट करने की अलग अलग टेक्निक है। नंबर 1 कि शुद्ध अनुपात के रूप में, है ना, शुद्ध अनुपात के रूप में। देखो इसमें दो मदों के संबंध को सीधे आनुपातिक रूप में दर्शाया जाता है। दो मद का जो संबंध है उसको सीधे आनुपातिक रूप से दर्शाया जाता है। यह संबंध एक मद की संख्या में दूसरी मद की संख्या का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। और यह संबंध ज्ञात कब होगा? एक मद की संख्या का दूसरी संख्या में भाग देकर, जैसे आपके R.N. एंथोनी ने कहा है वैसा ही काम इसमें होता है। जैसे यदि व्यवसाय में चालू संपत्तियां 1 लाख है और चालू दायित्व 50,000 है, तो चालू संपत्तियों का चालू दायित्व में अनुपात है 1 लाख अनुपात 50,000, यानी 2:1, है ना। कि अपने पास संपत्ति कितनी है? 2 रुपए और दायित्व कितना है? 1 रुपए। अपने पास संपत्ति कितनी है? 1 लाख, दायित्व कितने हैं? 50,000। इसका मतलब हमारे पास संपत्तियां ज्यादा है, दायित्व कम। इसी को अनुपात के रूप में व्यक्त करता है। और अगर ये उल्टा हो जाए, 1:2 हो जाए, तो इसका मतलब अपने पास दायित्व ज्यादा है, संपत्तियां कम है। जितनी अपने पास संपत्तियां हैं उनका आधा ही दायित्व होना चाहिए। ये इसका जो मॉडल रेशियो है वो ये कहता है, आदर्श अनुपात है वो ये कहता है कि भाई आपकी संपत्तियों और दायित्वों का जो अनुपात है वो 2:1 रहता है, तो वो व्यापार है बढ़िया कंडीशन में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो शुद्ध अनुपात के रूप में भी इनको अभिव्यक्त किया जाता है। तो पहली कंडीशन हो गई शुद्ध अनुपात के रूप में। दूसरा, सेकंड में क्या है? दर या गुने के रूप में, है ना, दर या गुने के रूप में भी इसको प्रदर्शित किया जाता है। देखो इसमें यह ज्ञात किया जाता है कि एक तिथि पर अथवा अवधि में एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है। जैसे किसी व्यापारी ने 1 वर्ष की अवधि में 5 लाख रुपए की उधार बिक्री की है, जबकि इस अवधि में उसके औसतन देनदार 1 लाख थे, तो देनदार आवर्त अनुपात यानी डेटर टर्नओवर रेशियो कितना होगा? 5 लाख में 1 लाख का भाग दे देंगे तो 5 गुना हो जाएगा, यानी देनदारों की तुलना में
उधार बिक्री कितनी होगी, 5 गुना हो गई। तो गुना के रूप में भी अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें आपका डेटर टर्नओवर रेशियो है वो कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो ये हो गया दर या गुने के रूप में। अब बढ़ेंगे आगे। आगे तीसरा पॉइंट आता है प्रतिशत के रूप में, है ना, प्रतिशत के रूप में, कि कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जिनको प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। देखो, इनमें दो मदों के संबंध को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है ना। दो मद होंगे तभी प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि एक ऊपर होती है, फिर एक नीचे होती है, फिर मल्टीप्लाई 100 होता है ना। तो इस तरीके से दो मदों को व्यक्त किया जाता है। किसी व्यापारी को वर्ष में 3 लाख रुपए की बिक्री पर 60,000 रुपए का शुद्ध लाभ हुआ हो, तो उसका बिक्री पर शुद्ध लाभ कितना होगा, ये इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि भाई 60,000 बट्टे 3 लाख मल्टीप्लाई 100, ये बिंदु 1 2 3 इसमें भाग दिया 60 में, तो ये आ गया आपका 20%। तो ये किसके रूप में आ गया, प्रतिशत के रूप में आ जाता है। ठीक है, 3 कंडीशन हो गई, है ना। पहली आपकी शुद्ध अनुपात के रूप में, दूसरी दर या गुने के रूप में, और तीसरी हो गई प्रतिशत के रूप में इन आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। ओके, चौथा देखो। अब देखो आगे अनुपात विश्लेषण के ऑब्जेक्टिव, है ना, अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य। जिस प्रकार आपने वित्तीय विश्लेषण के उद्देश्य देखे हैं, उसी प्रकार आपके जो रेशियो है उसके भी ऑब्जेक्टिव कुछ होते हैं। नंबर 1 देखो, पहला क्या है कि वित्तीय विश्लेषण में सहायक। क्या है, वित्तीय विश्लेषण में सहायक, कि अनुपातों की सहायता से संस्था की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है ना। अनुपातों की सहायता से संस्था की जो वित्तीय स्थिति है उसका विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। संस्था के चिट्ठे व लाभ हानि विवरण के आधार पर किए गए अनुपात विश्लेषण से विनियोक्ता, बैंक अथवा ऋणदाता आदि को उस संस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी है वो उपलब्ध हो जाती है। क्या होता है कि अनुपातों की सहायता से संस्था की जो वित्तीय स्थिति है उसका विश्लेषण भी किया जा सकता है, और साथ में चिट्ठे और लाभ हानि की सहायता से उस स्थिति का उस बैंक के, उस संस्था के जो विनियोक्ता है, बैंक है, ऋणदाता है, उनके बारे में उस संस्था को संपूर्ण जानकारी है वो मिल जाती है ना। तो इसलिए वित्तीय विश्लेषण में सहायक होता है। दूसरा, आंकड़ों का सरलीकरण, है ना, आंकड़ों का सरलीकरण। इसमें आंकड़े हैं उनको आप क्या कर सकते हो, सरल। आंकड़े जब सरल हो जाएंगे तो इजी समझ में भी आ जाएंगे। अनुपात विश्लेषण करके जटिल एवं कठिन आंकड़ों को सरल और संक्षिप्त रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे वे बोधगम्य हो जाते हैं। इजीली उसको अंडरस्टूड किया जा सकता है, समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके लिए जटिल और बोधगम्य हो सकते हैं। समझ गए, आंकड़ों का सरलीकरण हो गया। तीसरा पॉइंट, तरलता स्थिति का ज्ञान, लिक्विडिटी का अपन ज्ञान कर सकते हैं। लिक्विडिटी में आपके कौन कौन से आते हैं, कैश है, बैंक है, डेटर है, आपके क्रेडिटर है। बैंक के अलावा और जो ऐसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो मद है उन सब को अपन तरलता की स्थिति में काउंट करते हैं। और तरलता की स्थिति को क्या मानते हैं कि व्यापार में जब भी पैसों की आवश्यकता होगी उस राशि को प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, अनुपात विश्लेषण की सहायता से एक संस्था की तरलता स्थिति का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। लिक्विडिटी का अपन अध्ययन करेंगे और उसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, चौथा, शोधन क्षमता का ज्ञान। शोधन क्षमता यानी रिडम्पशन। अगर कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है ना, तो वो उन ऋण पत्रों का या जो प्रेफरेंस शेयर है उनका शोधन है वो समय पर कर सकती है। और उसका ज्ञान कब होगा, जब अपने रेशियो एनालिसिस करेंगे, अनुपात विश्लेषण करेंगे, वहां पर उन सारी चीजों का अपन को ज्ञान होगा। देखो, अनुपात विश्लेषण संस्था की तरलता क्षमता के साथ साथ दीर्घकालीन शोधन क्षमता का मूल्यांकन करने में भी उपयोगी है
है ना। शोधन क्षमता का ज्ञान है वो कब होता है, जब अनुपात सहजता की तरलता के साथ उसकी दीर्घकालीन शोधन क्षमता का भी मूल्यांकन करने में भी उपयोगी। इससे सहजता की वित्तीय सुदृढ़ता और कमजोरी की जानकारी मिलती है ना। इस हेतु ऋण क्षमता अनुपात और पूंजी संरचना अनुपात वो उपयोगी माने जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि शोधन क्षमता के लिए कौन से अनुपात उपयोगी है, तो आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो है, ये आपके लिए उपयोगी होंगे शोधन क्षमता के लिए, क्योंकि शोधन क्षमता अनुपात है वो उस फर्म की दीर्घकालीन कंडीशन को वहां पर शो करता है कि भाई दीर्घकाल के लिए आपने कितना लोन ले रखा है और कितने समय में वो आप लोन चुका दोगे, ये सारी कंडीशन वहां लागू होती है। ठीक है, आगे देखो पांचवा, क्रियाशीलता का ज्ञान, है ना। क्रियाशीलता का ज्ञान वर्तमान अनुपातों का विगत अनुपातों से तुलनात्मक अध्ययन कर संस्था की कुशलता का मूल्यांकन किया जाता है। कंपेरेटिव, है ना। अपने पास 3 अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। उनमें अपने पास जितने भी जो अनुपात है उनका तुलनात्मक अध्ययन कर उनकी कुशलता का मूल्यांकन किया जा सकता है। विभिन्न क्रियाशीलता अनुपात जिसमें आपका स्टॉक आवर्त है, डेटर्स आवर्त है, संपत्ति है ना, इनके आधार पर संस्था की कुशलता का अनुमान है वो लगाया जा सकता है। इक्विटी रेशियो में क्या होगा कि आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो और एसेट टर्नओवर रेशियो के माध्यम से उस संस्था की कुशलता आप जान सकते हो, इसलिए क्रियाशीलता का ज्ञान भी इसके माध्यम से होता है। 6 नंबर, लाभदायकता का ज्ञान, प्रॉफिटेबिलिटी का ज्ञान, कि लाभ हानि खाते द्वारा प्रदर्शित लाभ की निरपेक्ष राशि का ज्यादा महत्व नहीं है ना। लाभदायकता का ज्ञान कि लाभ हानि खाते द्वारा प्रदर्शित लाभ की निरपेक्ष राशि का ज्यादा महत्व नहीं है, अतः लेखांकन अनुपात संस्था की लाभदायकता के मापन में उपयोगी माना जाता है ना। निरपेक्ष राशि का ज्यादा महत्व नहीं है, जो सापेक्ष राशि है उसी का ज्यादा महत्व है, और इसीलिए जो लेखांकन अनुपात है वो संस्था की लाभदायकता के मापन में उपयोगी है, महत्वपूर्ण है और उनका काम में उपयोग भी लिया जाता है। ठीक है, ओके। आगे देखो 7वां आता है तुलनात्मक अध्ययन में भी सहायक है, कंपेरेटिव, है ना, कि अनुपात विश्लेषण के आधार पर एक वर्ष की तुलना अन्य वर्ष अथवा एक अवधि की तुलना अन्य अवधि के उसी अनुपात से की जा सकती है। इससे कुशलता की जानकारी आसानी से मिल जाती है ना। कंपेरेटिव, एक वर्ष की दूसरे वर्ष के साथ तुलना है वो भी आपके रेशियो में होती है, और तुलना जब करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे सामने जो आंकड़े हैं वो कुछ न कुछ परिणाम जरूर प्रकट करेंगे। 8वां, प्रवृत्ति अध्ययन में सहायक, है ना। अनेक वर्षों के विभिन्न अनुपातों की तुलना कर संख्या की स्थिति की जानकारी की जा सकती है, अर्थात इससे यह ज्ञात हो सकता है कि संस्था की प्रवृत्ति है वो उन्नति की ओर है या उन्नति की ओर नहीं है, ये सारी जानकारी है वो आपको वहां से मिलती है। तो इसलिए यह भी एक महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य है, वो हो सकता है। इन उद्देश्य को अपने को रटना नहीं है, ये नहीं है कि भाई इसके अंदर जो मटेरियल दे रखा है उसको भी अपने को रटना, पॉइंट को भी रटना, नहीं, रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसकी 2 से 3 बार रीडिंग लगानी है, समझना है ना, कि भाई अनुपात है उसकी क्या उपयोगिताएं हो सकती है, क्या उनके लाभ हो सकते हैं, क्यों एक संस्था है वो रेशियो का कैलकुलेशन वो करती है, ये चीज अपने दिमाग में होनी चाहिए। बाकी ये नहीं कि इनको रट लिया, रटने वाला मैटर नहीं है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में बहुत लंबा चौड़ा पाठ्यक्रम होता है और उसको अपने हिसाब से तैयार करना होता है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप को किस तरीके से आपको हैंडल करना है, कितना मैटर आपको पढ़ना है, वो सारी चीज आप पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये एक और इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब जिस प्रकार इसके ऑब्जेक्ट हो गए उसी तरीके से उसकी लिमिटेशन हो गई, है ना। अनुपात विश्लेषण की लिमिटेशन दोष, है ना, बहुत ज्यादा इसके नहीं है, लेकिन फिर भी देखो इसमें थोड़ा थोड़ा अपने को समझना है। नंबर 1 क्या है कि वित्तीय विवरण की सीमाओं का निहित होना, है ना। वित्तीय विवरण की कुछ लिमिटेशन है ना, कुछ सीमाएं दे रखी है, उनके अकॉर्डिंग ही अपने को काम करना होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कर्मचारियों के जो प्रबंधक होते हैं उनके स्वयं के निर्णय भी इसको प्रभावित करते हैं, वो अपने हिसाब से सोचते हैं। तो कुछ इसकी सीमाएं, दिखावे से प्रभावित, है ना, विंडो ड्रेसिंग, कई बार क्या करते हैं
कि व्यापार को बचाने के लिए इस तरीके के जो खर्चे हैं, इस तरीके की जो विंडो ड्रेसिंग है वो की जाती है, और जिसके कारण वो एक्चुअल में नहीं होती हुई भी वो डाटा है वो मार्केट में आते हैं और जिसकी वजह से उनका नुकसान होता है। अगला, पृथक पृथक लेखांकन नीतियों के आधार पर तुलना। लेखांकन नीतियां हैं वो भी अपने हिसाब से ये फॉलो करते हैं, तो पृथक पृथक रहेगी तो एक रूपता का अभाव रहेगा, और एक तो रूपता का अभाव होगा तो वहां पर आप जो चाहते हो शुद्धता आंकड़ों की चाहते हो वो शुद्धता नहीं मिल पाती। चौथा, विश्लेषक की योग्यता और पक्षपात का प्रभाव। जो एनालिटिक होगा, विश्लेषक होगा, उसकी योग्यता, उसके पास कैसी क्वालिफिकेशन है, और अगर क्वालिफिकेशन ठीक है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पक्षपात कर रहा है, किसी तरीके का भेदभाव कर रहा है, ऐसी चीज तो नहीं है, तो वहां पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। गुणात्मक विश्लेषण का अभाव है ना, यहां पर सिर्फ और सिर्फ गणितात्मक ही कैलकुलेट किया जाता है, वहां पर गुण है वो किसी के नहीं देखे जाते हैं, गुणात्मक की वहां पर कोई वैल्यू नहीं है। एक व्यक्ति काम कर रहा है वो बढ़िया बात है, लेकिन वो ईमानदार है उसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ काम चाहिए और उसका रिजल्ट चाहिए, तो गुणात्मक विश्लेषण का अभाव होता है। सिर्फ और सिर्फ मुद्रात्मक और तुलनात्मक या पर के मात्रात्मक जो आंकड़े वो चाहिए होते हैं। तुलना के लिए अन्य अनुपात की आवश्यकता, एक के साथ दूसरे अनुपात की भी आवश्यकता होगी। एक अकेला अनुपात है उसके आधार पर अपन फाइनल निर्णय नहीं ले सकते, इसलिए तुलना के लिए अन्य अनुपात की भी आवश्यकता होगी। भावी अनुमान में अयोग्य, अगर आपको भविष्य के लिए कोई डिसीजन लेना है तो वहां पर आपका अनुपात विश्लेषण उपयोगी नहीं है। प्रवृत्ति का ज्ञान ना होना, यानी कौन सा ट्रेंड है वो यहाँ पर काम में आएगा, ये चीज अपने को पता ही नहीं। अपने को पता है कि भाई ये ट्रेंड जरूर है, लेकिन कौन सा काम में लेना है ये चीज अपने को नहीं पता है, तो वहां पर उस चीज का अपन मूल्यांकन नहीं कर सकते, है ना। तो ये आपके अनुपात विश्लेषण की सीमाएं हो जाएगी। आगे ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि अनुपातों का वर्गीकरण, है ना। पहला आपका संरचनात्मक वर्गीकरण, है ना। संरचनात्मक वर्गीकरण में पहला है चिट्ठा अनुपात, यानी ऐसे कौन कौन से रेशियो है जो जिसमें आपको बैलेंस शीट की आवश्यकता होती है ना, जिसको अपन चिट्ठा अनुपात कहते हैं। इन्हें वित्तीय अनुपात भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। चिट्ठा अनुपात है उसको बैलेंस शीट रेशियो भी कहते हैं, और वित्तीय अनुपात यानी फाइनेंशियल रेशियो भी कहते हैं। यह अनुपात जो चिट्ठे में दी गई दो मदों या मदों के समूह के मध्य ज्ञात किए जाते हैं। यह अनुपात जो चिट्ठे में दी गई दो मदों या मदों के समूह के मध्य ज्ञात किए जाते हैं। इसमें प्रमुख अनुपात कौन कौन से होते हैं? एक तो चालू अनुपात होता है, एक तरल अनुपात होता है, एक ऋण क्षमता अनुपात होता है, एक स्वामित्व अनुपात होता है, एक पूंजी दंतीकरण अनुपात होता है। तो इन सब अनुपातों में क्या चाहिए आपको? बैलेंस शीट चाहिए, है ना। बैलेंस शीट है वो आपको जरूर चाहिएगी, और बैलेंस शीट के आधार पर ही आप आंकड़े हैं वो निकाल सकते हो, क्योंकि एक साइड में जैसे चालू अनुपात है तो इसमें आपको करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों चाहिएगी। तरल अनुपात में भी करंट जो लिक्विड एसेट्स और वो चाहिएगी, करंट लायबिलिटी समता में भी चाहिए, स्वामित्व में भी चाहिए, तो इसलिए आपको इसमें लिए बैलेंस शीट चाहिए। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा अनुपात है चिट्ठे की सहायता से कैलकुलेट किया जाता है? तो आपका चालू अनुपात है, तरल अनुपात है, ऋण क्षमता अनुपात है, स्वामित्व अनुपात है और पूंजी दंतीकरण अनुपात है। तो ये चिट्ठे के सहयोग बिना नहीं होगी, ऊपर और नीचे की दोनों ही मद है वो चिट्ठे की होगी, ठीक है। दूसरा लाभ हानि विवरण, यानी इसमें ये अनुपात है, ये सारे के सारे चिट्ठे के सहयोग से ज्ञात होंगे, यानी बैलेंस शीट के सहयोग से। अब ये सारे अनुपात है वो आपके पीएनएल के सहयोग से ज्ञात होंगे। इन्हें आय विवरण, है ना, इनकम स्टेटमेंट या आय विवरण अनुपात या परिचालन अनुपात भी कहते हैं। यह अनुपात लाभ हानि विवरण में दी गई मदों और मदों के समूह के मध्य ज्ञात किए जाते हैं। इसमें प्रमुख रूप से अनुपात जिसके लिए सकल लाभ है वो यहां से ज्ञात होता है, सकल लाभ अनुपात है, शुद्ध लाभ अनुपात है, परिचालन अनुपात है, व्यय की विभिन्न मदों की बिक्री से अनुपात, स्कंद आवर्त अनुपात है, आदि आपको पीएनएल के आधार पर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए अगर ये आपको अनुपात ज्ञात करने हैं, ये अनुपात है, ये अनुपात है, ये अनुपात है, ये ज्ञात करें, तो आपको पीएनएल है वो उसकी आवश्यकता होगी, और पीएनएल के आधार पर ही आप ये सारे अनुपात है वो कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई पीएनएल या लाभ हानि खाते के सहयोग से कौन से अनुपात है वो तैयार किए जाते हैं। तो ये अनुपात है जो पीएनएल के सहयोग से तैयार
किए जाते हैं। ओके, आगे तीसरा आता है आपका संयुक्त अनुपात, यानी इसके लिए आपको बैलेंस शीट और पी&एल दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। बैलेंस शीट और पी&एल अकाउंट दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। संयुक्त अनुपात जिनका परिकलन करते समय एक मद चिट्ठे से और दूसरी मद लाभ हानि विवरण से ली गई हो, है ना। जिसका परिकलन करते हुए एक मद तो अपन कहां से लेंगे, चिट्ठे से, और दूसरी मद लेंगे आपके लाभ हानि खाते से। इन्हें संयुक्त अनुपात कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे, जॉइंट रेशियो कहेंगे। इनमें प्रमुख अनुपात विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय, प्रमुख अनुपात कौन सा होता है, विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय, कुल संपत्तियों पर प्रत्याय, कुल संपत्ति आवर्तन अनुपात, औसत संग्रहण अवधि, प्रति अंश अर्जन, ये सारे के सारे आपके संयुक्त जो रेशियो है उनके उदाहरण है ना। ये सारे के सारे क्या है, आपके संयुक्त रेशियो के उदाहरण है। क्योंकि अगर आपको ये अनुपात कैलकुलेट करने हैं तो आपको पी&एल की भी आवश्यकता होगी और बैलेंस शीट की भी आवश्यकता होगी। दोनों चीज आपके पास होगी, तभी आप ये अनुपात है वो कैलकुलेट कर पाओगे। तो आज के इस सेशन में देखो, वैसे तो पूरा ही सेशन खास है, लेकिन ये तीन चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि भाई चिट्ठे के सहयोग से कौन से अनुपात कैलकुलेट होते हैं, लाभ हानि खाते के सहयोग से कौन से अनुपात कैलकुलेट होते हैं, और संयुक्त अनुपात जिसमें चिट्ठा और लाभ हानि है दोनों की आवश्यकता होती है, उसके लिए कौन कौन से अनुपात है वो कैलकुलेट होते हैं। ये सारी चीज आपके नॉलेज में होना जरूरी है। ठीक है साथियों, मेरे हिसाब से जो चीज मैंने आपको बताई है अब समझ में आ गई होगी। है क्या कोई डाउट किसी प्रकार? अगर डाउट है तो जरूर आप कमेंट करके बताएं, ताकि हर आपकी जो समस्या है जो आपके कंपटीशन से रिलेटेड है उसका समाधान इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किया जा सके। जरूर आप शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर आपको आज का सेशन बढ़िया लगा है तो कमेंट करके बताएं कि भाई ठीक है, क्लास शानदार थी, है ना, उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। ये सारी चीज आपको शेयर करने की आवश्यकता होती है। कम समय में बढ़िया मटेरियल है वो आपको यहाँ पे डिलीवर किया जा रहा है, और अगर आप चाहोगे तो क्लास का जो टाइमिंग आगे बढ़ा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो सपोर्ट है, सहयोग है, आपका विश्वास है वो जरूरी है। लगातार आप साथ जुड़ोगे तो ये सारी चीजें वो इंक्रीज करती जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के सेशन को समाप्त करें उससे पहले एक बार आपसे निवेदन कि सेशन को शेयर कर दें, और अगर आपको सेशन पसंद आया है तो जरूर आज के सेशन को लाइक करें। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो और इन्फॉर्मेटिव सेशन है वो आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।